नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघना। आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। उप मुख्यमंत्री ने की घोषणा, इतने कोटि का निधि किया मंजूर। कोरोना रोकथाम के और परीक्षणों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा सूचित ससून अस्पताल में परीक्षणों की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 करोड़ 44 लाख रुपए का एक कोष स्वीकृत किया गया है। उन्होंने उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जो अत्यधिक शुल्क वसूल कर रहे थे। अजित पवार ने कहा, सीक्रेट कोरोना स्रावन नमूना परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए 8 करोड़ 91 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है और मशीनरी के लिए 3 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा अन्य आवश्यक मशीनरी के लिए 7 करोड़ 15 लाख 81 हजार रुपए का कोष उपलब्ध कराया गया है। इस फंड से कोरोना रोकथाम के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा नर्सों और अधीक्षकों के पदों के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी। कोरोना से लड़ने के बाद मेट्रो के कार्यकर्ता काम पे वापस आए। शहर में मेट्रो परियोजना के काम करने वाले श्रमिकों में से 20 को कोरोना से जारी किया गया है। साथ ही ये श्रमिक अब काम पर लौट आए हैं। नतीजतन मेट्रो के 16 लेबर कैंप अब कोरोना मुक्त है। मेट्रो की पुणे, पिंपरी चिंचवड, स्वारगेट और वनज रामवाड़ी में 2 परियोजनाएं हैं। पुणे और पिंपरी मेट्रो के लगभग 2600 कर्मचारी इसके लिए काम करते हैं। एरवेडा, वनज, कसरवाड़ी, वाघोली, रंग हिल्स, किवाले जैसे 16 स्थानों पर मेट्रो के लेबर कैंप है। एरवेडा में लेबर कैंप में 20 मई को कुछ श्रमिक बीमार हो गए। एहतियात के तौर पर शिविर में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और पाया कि वह कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए उनके संपर्क में श्रमिकों की भी जांच की गई। जांच में पाया गया कि लगभग 20 मजदूर कोरोना पॉजिटिव थे। महामेट्रो के अधिकारियों ने निगम से संपर्क किया। कार्यकर्ताओं को तब कमला नेहरू अस्पताल, नायडू अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह वापस भेज दिया गया था। महामेट्रो के महाप्रबंधक हेमंत सोनवने ने कहा कि उनमें से 12 लोगों ने 5 दिनों तक आराम किया और काम पर वापस आ गए। पुणे शहर में 350 कोविड-19 रोगियों का पता चला। पिछले 24 घंटों में आज पुणे शहर में कोविड-19 के ठीक होने के बाद कुल 157 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही 350 नए रोगियों का पता लगाया गया, जबकि 6 रोगियों की मृत्यु हुई है। आज कोविड परीक्षणों के लिए 2676 लोगों के स्वैब नमूने एकत्र किए गए। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार अब तक कुल कोरोना वायरस सकारात्मक रोगियों की संख्या 11,465 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 7,063 ठीक हो चुके हैं, जबकि 493 की मृत्यु हो चुकी है। विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 3,909 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें 265 गंभीर मरीज शामिल है, जिनमें से 53 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अब तक पुणे शहर में 84,187 लोगों का परीक्षण किया गया है। 6 मौतों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सभी की उम्र 50 से 66 साल के बीच थी। वे पर्वती दर्शन, हड़पसर, दांडीकर ब्रिज, खराड़ी, कतरज और लक्ष्मी नगर से थे। नई कार की नंबर प्लेट पर बस AF डाल दें, आपकी कार कोई नहीं रोकेगा। यदि आप एक नई बाइक या कार खरीदते हैं तो उन्हें एक अस्थायी नंबर दिया जाता है और कार नंबर प्लेट के पीछे कुछ समय के लिए AF लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। AF का अर्थ अप्लाइड फॉर है। सरल शब्दों में वाहन खरीदने के बाद आधिकारिक नंबर है। वाहन के लिए आवेदन करें।
इसलिए वाहन पर स्थायी संख्या प्राप्त होने तक AF लिखा जाता है। आप किसी भी वाहन को खरीदने के 1 सप्ताह बाद तक वाहन पर AF लिख सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद आपको अपना स्थायी नंबर मिल जाता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के अनुसार कोई भी नागरिक इस नंबर प्लेट के बिना गाड़ी नहीं चला सकता। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना कानून के तहत अपराध है। यदि आप उस अपराध को करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आपका वाहन जब्त किया जा सकता है। इसीलिए जब आप एक नया वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन का आधिकारिक पंजीकरण तुरंत प्राप्त करें। कराड के प्रसाद चौगुले ने MPSC में टॉप किया। पिछले साल जुलाई में आयोजित महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें प्रसाद बसेश्वर चौगुले ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछड़े वर्ग से रविंद्र शेलके और महिला वर्ग से परवानी पाटिल पहले स्थान पर आए हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 420 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की। पिछले साल 13 से 15 जुलाई तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य के 3,60,990 छात्र प्री परीक्षा के लिए बैठे, जिसमें से 6,825 छात्र मुख्य परीक्षा के लिए पात्र थे, जिनमें से 420 सफल छात्र अंतिम चयन सूची में पास हुए हैं। इस लॉकडाउन में क्या बिल्डरों को मिलेगी राहत? निर्माण व्यवसाय को गति देने के लिए प्रशासन ने स्थायी समिति के समक्ष बिल्डरों को प्रीमियम और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए सशर्त प्रशासनिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखा है। उस पर फैसला अगले मंगलवार को किया जाएगा। निर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, साथ ही भवन परमिट का भुगतान करने के लिए आवश्यक बड़े प्रारंभिक निवेश, साथ ही फ्लैट बुक करते समय महाराष्ट्र कानून द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने निर्माण व्यवसाय को आसान कर दिया है। उस पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रशासन ने उपरोक्त प्रस्ताव रखा है। निर्माण उद्योग पिछले कुछ वर्षों से मंदी में है। इस तरह बिल्डिंग परमिट प्राप्त करते समय डेवलपर को प्रीमियम, जमा प्रीमियम, FSI और विकास शुल्क और विभिन्न अन्य विभागों के लाइसेंस का शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होता है, जिसके बाद बिल्डिंग परमिट प्राप्त होता है। इसी तरह महाराष्ट्र कानून के कारण एक डेवलपर फ्लैट की बुकिंग के लिए ग्राहक से 10% से अधिक शुल्क नहीं ले सकते। ऐसे में निर्माण की गति धीमी हो गई है, क्योंकि भूमि की लागत, विकास शुल्क और निर्माण लागत का वित्तीय बोझ उसी समय वहन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को पहल करनी चाहिए। योग का ज्ञान भारत से लेकर पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरल आसान योग जैसी कोई चीज नहीं है। योग मनुष्य के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है और इसके प्रसार सभी संगठनों को पहल करनी चाहिए और सुबह 7 से 5 बजे तक योग दिवस मनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने रविवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। 5,000 से अधिक वर्षों की परंपरा के साथ योग भारत से लेकर पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य उपहार है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरल, आसान और प्रभावी योग जैसी कोई चीज नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की योजना बनाते समय कोरोना वायरस के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। सैमसंग भारत में 5,367 का निवेश करेगा। दक्षिण कोरिया के सैमसंग मोबाइल, जिसे अब कई विदेशी कंपनियों की तरह मोबाइल फोन की दिग्गज कंपनी के रूप में जाना जाता है, सैमसंग ने चीन में अपना प्रोजेक्ट स्थापित नहीं करने का फैसला किया है। इसके बजाय सैमसंग अब उत्तर प्रदेश, भारत में स्मार्टफोन डिस्प्ले बनाने के लिए एक परियोजना स्थापित करेगा। कोरियाई कंपनी परियोजना में 5,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस संबंध में समझौतों पर सरकार और कंपनी दोनों द्वारा 2019 के अंत तक हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सैमसंग ने हिंदुस्तान को प्राथमिकता दी है। सैमसंग के कारखाने के माध्यम से 1,300 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत में निवेश किया गया है। सैमसंग द्वारा किया गया यह निवेश भारत में फायदेमंद हो सकता है। इस
समझौते ने विशेष महत्व प्राप्त किया है, क्योंकि सैमसंग ने स्मार्टफोन कंपनियों को आकर्षित करने की प्रतियोगिता में मुख्य प्रतिद्वंदी वियतनाम पर भारत को प्राथमिकता दी है। मुंबई की धरती पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टास्क फोर्स नियुक्त की जाए, मुख्यमंत्री के निर्देश। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी आयुक्त, जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला कलेक्टर को मुंबई समेत राज्य के हर जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टास्क फोर्स नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हम 3 महीने से कोरोना से लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम रोगियों की संख्या को अच्छे तरीके से 2 गुना करना बंद कर देते हैं तो भी मृत्यु दर में वृद्धि करना सही नहीं है। आपने लॉकडाउन को आराम दिया है, इसलिए कुछ जिलों में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसका एक तरीका है कि मरीजों को खोजा जाए और उनका अधिकतम संपर्क शीघ्रता से पाया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा, हमारे 20 बहादुर जवानों ने चीनियों को सबक सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि न तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई है और न ही हमारे किसी पद पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उन लोगों को भी सबक सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की ओर देखने का साहस किया था। राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, लद्दाख में चीन द्वारा उठाए गए कदमों से पूरा देश आहत और गुस्से में है। उन्होंने नेताओं को आश्वासन दिया कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह तैनाती कार्रवाई या जवाबी कार्रवाई हो, भूमि, समुद्र या वायु के माध्यम से हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आज देश में इतनी क्षमता है कि कोई भी हमारी भूमि के 1 इंच की ओर भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ऑनलाइन उद्योग के लिए केंद्र सरकार की नई नीति। केंद्र सरकार अब भारतीय बाजार में चीनी वस्तुओं को अवरुद्ध करने के लिए एक नई कॉमर्स नीति अपनाएगी। ई कॉमर्स क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने से पहले यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उत्पाद भारत में बना है या नहीं। यह नई उद्योग नीति को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसमें स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से चीनी सामानों पर भारत की निर्भरता कम होगी। लॉकडाउन में भी गेहूं खरीदने वालों की उच्च गुणवत्ता। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 42 लाख किसानों को लाभ हुआ है और सरकार ने उन्हें गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 73,500 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने वर्ष 2020-21 में 38.2 मिलियन टन गेहूं की खरीदी की है। यह अब तक की सबसे अधिक खरीदारी है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब को मध्य प्रदेश ने पछाड़ दिया है। यद्यपि गेहूं की खरीदी की अवधि अप्रैल से मार्च तक है। यह आमतौर पहले 3 महीनों में थोक में खरीदा जाता था। गेहूं की गारंटी राज्य स्तर के भारतीय खाद्य निगम और राज्य संस्थानों से प्राप्त की जाती है।